कल्पना कीजिए आपकी एक संपत्ति है, एक घर या शायद जमीन का टुकड़ा है जिस पर कोई और रह रहा है। अब सोचिए, क्या सिर्फ 12 साल तक मतलब लगातार उस पर रहने से वो व्यक्ति कानूनी तौर पर उसका मालिक बन सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। और इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम कब्जे और मालिकाना हक से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि जरूरी कानून पर बात करेंगे। इसे एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ बहुत साफ-साफ गाइडलाइंस दी हैं और हमारे पास कोर्ट के उन्हीं फैसलों और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले असली मामलों का पूरा विश्लेषण है। यकीन मानिए, ये हर प्रॉपर्टी मालिक के काम की जानकारी है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये कानून आखिर है क्या। क्या ये वाकई किसी को मतलब जमीन हथियाने का लाइसेंस देता है? और वो कौन से 7 रहस्यमयी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करके कोई कब्जा करने वाला मालिक बन सकता है? और सबसे जरूरी, एक असली मालिक अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रख सकता है? तो चलिए इस गहरी और थोड़ी उलझी हुई दुनिया में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी की खाली पड़ी जमीन पर 12 साल बैठ जाओ तो वो आपकी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये कानून जमीन हथियाने वालों के लिए बना ही नहीं है। एक मिनट, ये तो पूरी बात को ही पलट देता है। अगर ये कानून कब्जा करने वालों के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? ये कानून उन मालिकों के लिए एक सजा की तरह है जो अपनी संपत्ति को लेकर इतने लापरवाह हैं कि उन्हें 12 साल तक ये पता ही नहीं चलता या वो परवाह ही नहीं करते कि उस पर कोई और बैठा है। कानून में कहावत है, विजिलेंटेबल्स नॉन डोरमिएंटेबल्स जूरा सुबवेनिएंट। मतलब कानून सिर्फ उनकी मदद करता है जो जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ये लापरवाही की कीमत है। अच्छा, तो मतलब ये कानून किसी को धोखे से जमीन हथियाने का अधिकार नहीं देता, बल्कि ये उस मालिक को दंडित करता है जो अपनी संपत्ति को पूरी तरह से भूल चुका है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो 7 शर्तें रखी हैं जो इसे लगभग नामुमकिन बना देती हैं। एकदम सही। ये 7 शर्तें एक तरह की पहेली हैं और सातों का एक साथ पूरा होना लगभग नामुमकिन है। चलिए पहली शर्त देखते हैं, वास्तविक मालिक की जानकारी। कब्जा करने वाले को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि वो जिस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है उसका असली मालिक कौन है। मतलब अनजाने में कब्जा करना नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक जमीन खरीदी और गलती से बगल वाले के प्लॉट पर 2 फुट कब्जा कर लिया, ये सोचकर कि वो मेरा ही है। तो क्या मैं उस 2 फुट जमीन का मालिक बन सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इरादा प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि मैं फलां व्यक्ति की जमीन पर उसकी मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रहा हूं। अगर आपको मालिक का ही नहीं पता तो आपका दावा वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरी शर्त पर आते हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, मालिक द्वारा हटाने का प्रयास ना होना। इसका क्या मतलब है? यहाँ प्रयास का मतलब लड़ाई झगड़ा या गाली गलौच नहीं है। कानून की नज़र में इसका मतलब है औधिकारिक प्रयास। यानी क्या मालिक ने पुलिस में धारा 447 मतलब ट्रेसपासिंग के तहत कोई शिकायत दर्ज की? क्या उसने एसडीएम या कलेक्टर को कोई लिखित आवेदन दिया? अगर मालिक ने सिर्फ जाकर झगड़ा किया लेकिन कोई कागजी कार्रवाई नहीं की तो कानून मानेगा कि उसने कोई प्रयास किया ही नहीं। अरे वाह! मतलब अगर 2 लोग 10 साल तक लाठियां लेकर लड़ते रहें लेकिन मालिक ने एक भी एफआईआर नहीं लिखवाई, तो कब्जा करने वाले का केस मजबूत हो जाएगा। ये तो बहुत अजीब बात है। अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि कानूनी लड़ाई कागज पर लड़ी जाती है, जमीन पर नहीं। और यहीं से तीसरी शर्त निकलती है, 12 वर्ष का निरंतर कब्जा। कब्जा बिना किसी रुकावट के लगातार 12 साल तक होना चाहिए। अगर कोई 5 साल रहा, फिर 2 साल के लिए चला गया और फिर वापस आया, तो 12 साल की गिनती दोबारा शून्य से शुरू होगी। लेकिन ये निरंतरता को कोई कैसे तोड़ सकता है? अगर मालिक साल में एक बार जाकर अपनी जमीन पर 1-2 घंटे के लिए खड़ा हो जाए, तो क्या 12 साल की गिनती टूट जाएगी? ये कितना व्यवहारिक है? नहीं, सिर्फ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। निरंतरता तोड़ने के लिए मालिक को कोई ऐसा कानूनी कदम उठाना होगा जो रिकॉर्ड पर आ जाए। और यही हमारी चौथी शर्त है, कोई कानूनी मामला दर्ज न होना। अगर उन 12 सालों के दौरान मालिक ने कब्जा खाली करवाने के लिए कोर्ट में एक केस भी डाल दिया, तो खेल वहीं खत्म। 12 साल की घड़ी वहीं रुक जाती है और प्रतिकूल कब्जे का दावा खारिज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 5वीं और शायद सबसे जरूरी शर्त पर, मालिक की जानकारी में कब्जा। इसका मतलब है कि कब्जा चोरी छुपे नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी और परेशान कर रही है। परेशान करने वाली है, पर इसका तर्क समझिए।
कानून कहता है कि कब्जा इतना खुला और जाहिर होना चाहिए कि एक सामान्य मालिक अगर थोड़ी भी देखभाल करता तो उसे पता चल जाता। अगर कोई रात में आकर आपकी जमीन पर झोपड़ी डाल ले और दिन में हटा ले तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई चुपचाप आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और आपको पता ही ना चले तो वो कभी मालिक नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो खुल्लम खुल्ला दादागिरी करे तो उसके हक का रास्ता खुल जाता है। ये तो कानूनन गुंडागर्दी को बढ़ावा देने जैसा लगता है। आपकी बात में दम है, लेकिन कानून का नजरिया अलग है। वो कहता है कि खुल्लम खुल्ला कब्जा मालिक को कार्रवाई करने का मौका देता है। अगर वो तब भी 12 साल तक चुप रहता है तो ये उसकी लापरवाही है। यहीं पर किराएदार वाला मामला भी साफ होता है। किराएदार कभी मालिक नहीं बन सकता, चाहे 50 साल रह ले, क्योंकि उसका कब्जा मालिक की जानकारी और अनुमति से है, शत्रुतापूर्ण नहीं। ये बात तो लाखों लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब अगली 2 शर्तें, ये तो सबूतों से जुड़ी लगती हैं। छठी शर्त है कब्जे की निश्चित तिथि। हाँ, कब्जा करने वाले को अदालत में हवा में बात नहीं करनी होती। उसे एक तारीख बतानी पड़ती है कि मैंने इस तारीख को इस जमीन पर कब्जा किया था, क्योंकि 12 साल की गिनती उसी तारीख से शुरू होगी। ये कहना कि मैं कोई 15-20 साल से यहीं हूँ काफी नहीं है। और आखिरी 7वीं शर्त जो उसके इरादे को दिखाती है, संपत्ति में सुधार और मरम्मत। बिल्कुल, कब्जाधारी को ये दिखाना होता है कि उसने उस संपत्ति को अपना मानकर उस पर अपने पैसे खर्च किए, जैसे उसने कोई दीवार बनवा दी, छत डलवा दी या टाइल्स लगवा दी। ये काम साबित करते हैं कि उसका इरादा सिर्फ रहने का नहीं था, बल्कि मालिकाना हक जताने का था। तो ये 7 शर्तें साबित करना तो लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब कब्जा करने वाले को अदालत में क्या-क्या दिखाना पड़ता होगा? क्या सिर्फ गवाही से काम चल जाता है या यहाँ भी सारा खेल कागज का है? यहाँ सारा खेल कागज का ही है। भौतिक कब्जे से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं दस्तावेजी सबूत। मान लीजिए कब्जा करने वाले ने अपने नाम से हाउस टैक्स या वाटर टैक्स की रसीदें कटवानी शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि ये दिखाता है कि सरकारी निकाय भी उसे ही उस संपत्ति का अधिभोगी मान रहा है। और अगर मालिक ने पुलिस में शिकायत की हो तो वो कागज कितना मजबूत है? वो मालिक के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर मालिक के पास पुलिस या एसडीएम को दी गई सरकारी शिकायत की कॉपी है तो ये दस्तावेज कब्जाधारी की दूसरी शर्त को ही तोड़ देता है कि मालिक ने हटाने का प्रयास नहीं किया। वो एक कागज साबित कर देगा कि मालिक सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। बिजली के मीटर का भी हमारे स्रोतों में जिक्र है। वो कैसे एक अहम सबूत बनता है? बिजली का मीटर बहुत अहम है। समझदार मालिक हमेशा मीटर अपने नाम पर रखता है, और अगर किसी को किराए पर भी दिया है तो एक सब मीटर लगवा देता है। ये साफ कर देता है कि मुख्य कनेक्शन मालिक का है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक उपभोक्ता या किराएदार है। अगर कब्जा करने वाला अपने नाम से नया मीटर लगवाने में कामयाब हो जाता है तो ये उसके केस को बहुत मजबूत कर देता है। और वो मरम्मत वाली बात, कब्जाधारी उसे कैसे साबित करेगा? मरम्मत के बिलों से। अगर उसने कोई निर्माण करवाया है और उसके पास सीमेंट, सरिया, टाइल्स के बिल हैं तो वो अदालत में ये साबित कर सकता है कि उसने संपत्ति को अपना मानकर उस पर निवेश किया। ये सब जानने के बाद एक संपत्ति मालिक के तौर पर तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक आम इंसान अपनी संपत्ति को ऐसे किसी भी दावे से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकता है? इन 4 बहुत ही सरल लेकिन जरूरी कदम है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तत्काल कार्रवाई। जैसे ही पता चले कि आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर रहा है, इंतजार मत कीजिए। तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर धारा 447 के तहत लिखित शिकायत दीजिए। भले ही पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करें, लेकिन आपकी शिकायत रिकॉर्ड पर आ जाएगी, जो भविष्य में एक मजबूत सबूत बनेगी। और अगर संपत्ति किसी दूसरे शहर में है या किराए पर दी हुई है, अगर संपत्ति किराए पर है तो चाहे किराएदार आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, एक औपचारिक किराएनामा मतलब रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं और उसे हर 11 महीने में रिन्यू करवाएं। ये किराएदार मालिक के रिश्ते को कानूनी रूप से साफ रखता है। और दूसरा, बिल अपने नाम पर रखें। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और मुख्य बिजली का बिल, ये हमेशा मालिक के नाम पर ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, समय सीमा का ध्यान रखना। बिल्कुल, 12 साल की तलवार हमेशा लटकती रहती है। अगर कब्जा हो भी गया है तो इस अवधि के खत्म होने से बहुत पहले कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। एक बार 12 साल बीत गए और कब्जाधारी ने बाकी शर्तें भी पूरी कर दी
तो फिर केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल दुनिया में चलते हैं। अदालतों ने इन नियमों को असली मामलों में कैसे लागू किया है? हमारे सोर्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प केस हैं। सबसे पहले ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल 2025। ये किराएदार वाले सवाल का सीधा जवाब देता है। हाँ, ये मामला हमेशा के लिए ये बात साफ कर देता है कि किराएदार कभी मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार का कब्जा अनुमति से होता है, शत्रुतापूर्ण नहीं, बल्कि हर महीने किराया देना एक तरह से मालिक के हक को स्वीकार करना है। इसलिए 50 साल पुराना किराएदार भी मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक और बहुत आम तरीका है जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉरिटी, जीपीए या अग्रीमेंट टू सेल पर। रमेश चंद बनाम सुरेश चंद 2025 के मामले में इस पर क्या कहा गया? क्या किसी ने जीपीए के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी और बाद में पता चला कि वो मालिक ही नहीं है? बिल्कुल ऐसा होता है। इस केस ने इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा। कोर्ट ने 2011 के सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वाले फैसले को दोहराते हुए कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही मिलता है। मतलब पक्की रजिस्ट्री। हाँ, पक्की रजिस्ट्री। जीपीए, अग्रीमेंट टू सेल या वसीयत, ये सब मालिकाना हक का सबूत नहीं है। ये सिर्फ लेन देन को पूरा करने के सहायक दस्तावेज हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ जीपीए है तो आप कानूनी मालिक नहीं हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो जीपीए पर घर खरीद कर बैठे हैं। एक और दिलचस्प मामला है के गोपी बनाम सब रजिस्ट्रार 2025। ये बताता है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेना भी काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत बारीक बात है। लोग सोचते हैं कि अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उनके नाम पर दस्तावेज रजिस्टर हो गया तो वो मालिक बन गए। इस केस में कोर्ट ने साफ किया कि सब रजिस्ट्रार का काम सिर्फ दस्तावेज को रजिस्टर करना है, ये जांचना नहीं कि बेचने वाले का टाइटल सही है या नहीं। असली मालिकाना हक टाइटल, कब्जे और वैध हस्तांतरण से तय होता है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की स्टैंप से नहीं। अब गिफ्ट डीड से जुड़े एक भ्रम को दूर करते हैं। एनपी ससींद्रन बनाम एनपी पुन्नम्मा 2005। क्या किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए उसे कब्जा देना भी जरूरी है? इस मामले ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड के लिए कब्जे का हस्तांतरण जरूरी नहीं है। कानून के अनुसार अगर डीड रजिस्टर्ड है और जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है उसने उसे स्वीकार कर लिया है तो गिफ्ट पूरा हो गया है। कब्जा बाद में भी लिया जा सकता है। और कुछ पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण केस भी हैं जिन्होंने इस कानून की नींव रखी, जैसे पीटी मुनिचिक्कन्ना रेड्डी 2007 का मामला। उस केस ने शत्रुतापूर्ण कब्जे की आधुनिक परिभाषा दी। कोर्ट ने कहा कि कब्जा करने वाले का इरादा साफ होना चाहिए कि वो असली मालिक के हक को नकार रहा है और खुद को मालिक समझ रहा है, और ये इरादा उसके कामों से जाहिर होना चाहिए। और एक बहुत पुराना केस है, नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड 1968, जिसने शायद पहली बार कब्जाधारी के हक को इतनी मजबूती दी थी। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस था। उसी ने स्थापित किया कि अगर मालिक 12 साल की सीमा के अंदर अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाता तो उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है और कब्जा करने वाले को पूर्ण अधिकार मिल जाता है, बशर्ते उसका कब्जा शांतिपूर्ण और मालिक के हक के विरुद्ध हो। तो कुल मिलाकर संदेश शीशे की तरह साफ है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कानून केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं। अगर कोई कब्जादारी उन 7 शर्तों की मुश्किल पहेली को सुलझा लेता है तो कानून उसे मालिक मान लेगा। लेकिन अगर एक भी शर्त, एक भी कड़ी छूट गई तो असली मालिक का हक चट्टान की तरह मजबूत रहता है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि ये कानून एक ढाल भी है और एक तलवार भी। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन अपने अधिकारों को लेकर कितना जागरूक है। किसी भी अनधिकृत कब्जे के खिलाफ तत्काल पहली फुर्सत में आधिकारिक और कानूनी कार्रवाई करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इस मामले में आज की छोटी सी लापरवाही कल बहुत महंगी पड़ सकती है। ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देती है। हम 21वें सदी में हैं, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो रहा है, ड्रोन और सैटेलाइट से मैपिंग हो रही है, हर चीज जियो टैग हो रही है। ऐसे में क्या प्रतिकूल कब्जे का ये सदियों पुराना सिद्धांत, जो उस जमाने में बना था जब जमीनों का कोई खास रिकॉर्ड नहीं होता था, क्या ये भविष्य में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा या फिर तकनीक इसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? इस पर सोचने की जरूरत है।